नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस आदि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इन प्रश्नों से आप स्वयं की तैयारी को और मजबूत करें। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगें तो हमारे इस प्रयास के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का प्रथम प्रश्न है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। अब हमें नेपोलियन से व्यक्तिवाचक लग सकता है, परंतु इसका जो है व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक है, क्योंकि इस वाक्य में नेपोलियन शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं हुआ बल्कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष गुण या विशेषता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जहां नेपोलियन शब्द महान योद्धा की जाति या वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे समुद्रगुप्त की तुलना की गई है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता है? चार विकल्प हैं, संज्ञा की, कारक की, क्रिया की या वचन की। इसका जो सही उत्तर होगा, संज्ञा किसकी, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा संज्ञा की। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है, नींद, रोग, सफाई और कौन। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर 4, कौन। यह कैसा सर्वनाम है? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अन्य जितने भी शब्द आपके सामने नींद, रोग और सफाई हैं, ये कैसे शब्द हैं? ये संज्ञा शब्द हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं? धातु, काम, पुरुष या काल। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, श का उच्चारण स्थान है? तीन प्रकार के सकार होते हैं, एक तालव्य, एक मूर्धन्य और एक दंत्य। तो इसमें यह जो सकार आपके समक्ष है यह कौन सा होगा? इसके लिए चार विकल्प हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 2, तालु। इस सकार के अलावा तालु से जो शब्द बोले जाते हैं, ये त, थ, द आदि इसी वर्ग में आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। यहाँ पे कुछ चिन्ह दिए गए हैं, इसमें आपने पहचाना कि पूर्ण विराम कौन सा चिन्ह है। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 1 होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। कोष्टक में एक चिन्ह दिया गया है, इसका बताना है कि यह कौन सा चिन्ह है। प्रश्नवाचक है, अल्पविराम है, पूर्ण विराम है, विस्मयादिबोधक है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 4, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक का प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, चपल का विलोम है? इसके लिए चार विकल्प हैं, गंभीर, वाचाल, चंचल या उद्यमी। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 1, गंभीर। गंभीर। अन्य वाचाल, चंचल, उद्यमी चपल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा संख्यात्मकम द्विगु, यानी कि पंचवटी में जो होगा वह होगा द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास, कहीं पर भी प्रथम पद में यदि संख्या दिखे तो वहां पर द्विगु समास हो जाता है। अगला प्रश्न है, वानर का तद्भव है? बानर, बांगर, बंदर या बांदर। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बंदर, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट और अजीब। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 1, उद्गम। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में या किसी भी भाषा में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रावास में कौन सी संधि है? इसका सही विकल्प दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयादि। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा दीर्घ संधि। छात्रावास में दीर्घ संधि है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? चार विकल्प हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, उत्तरदायी। अन्य सभी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, अनुपसर्ग से बना शब्द है? अनुचर, अनुपमा, अंतर या अनुत्तर। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 2, अनुपमा। अनुपमा में अनुपसर्ग है और उपमा मूल शब्द से मिलकर बना है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अपादान कारक, विकल्प नंबर 1। अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या संप्रदान। इसमें बच्चे बस से जा रहे हैं तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें हो जाएगा करण कारक, विकल्प नंबर 2। जहाँ से, के या फिर के द्वारा होता है, इस प्रकार का चिन्ह हमें दिखता है तो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाता है? वहाँ पर होता है करण कारक। अगला प्रश्न है, परिचित का पर्यायवाची शब्द है? चार विकल्प हैं, विगत, ज्ञात, अवगत या सुविज्ञ। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 2, ज्ञात। परिचित का पर्यायवाची ज्ञात होता है।
जिससे जान पहचान हो या जिसके बारे में जानकारी हो। ज्ञात का अर्थ भी जाना हुआ होता है, जो इसका सबसे उपयुक्त पर्यायवाची है। जो लौकिक न हो, वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताइए। इसके लिए 4 विकल्प हैं, पारलौकिक, इहलौकिक, अलौकिक या ऐहिक। जो लौकिक न हो उसके लिए क्या बोलेंगे? इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर सी, अलौकिक। लौकिक का अर्थ होता है लोक से संबंधित। जो इस लोक से संबंधित ना उसे अलौकिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द है। क्षितिज, सरसिज, अंतरिक्ष या निहारिका। इसका जो सही उत्तर होगा उसको कहेंगे क्षितिज, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है, 3-13 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प हैं उन्नति करना, तितर बितर होना, भाग जाना या गिनती करना। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा तितर बितर होना, विकल्प नंबर 2। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ है बिखर जाना या अलग अलग हो जाना, तितर बितर हो जाना। साथियों, आज की इस प्रश्नों की श्रृंखला में इतने ही प्रश्न हम रखेंगे। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगें तो आप जो है इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हम इस प्रकार के प्रश्न नित्य आपके मध्य प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।